नमस्कार। आपको पता ही है कि हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पर कर रहे हैं। ये कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और इसको हमने कई भागों में बांटा है। इसके पहले भाग में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो कौन कौन से होते हैं। हमने उसमें डिस्कस किया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आज वाले हम इस भाग में ये देखने जा रहे हैं कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर हैं, इनका क्या कंपैरिजन है। अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन में और टोटल एम्प्लॉयमेंट में, यानी कितना इनकी तरफ से कुल योगदान किया जाता है उत्पादन में, और वो ये जो तीनों सेक्टर हैं, देश का जो कुल रोजगार है वो कितने हिस्से को अपने में समेटे हुए हैं। अपने आज के इस भाग में हम सिर्फ ये जो प्रोडक्शन पैदा करते हैं ये तीनों सेक्टर, उसकी हम बात करेंगे। उसको हम अलग अलग सब टॉपिक में बांट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स। ये जो टोटल गुड्स तीनों सेक्टर्स के द्वारा पैदा की जाती हैं, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर जिसको आपको हमने कहा था कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है, इन तीनों के द्वारा कुल मिलाकर के कितना उत्पादन किया जाता है या वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। वैसे हम क्या करते हैं कि एक उदाहरण के तौर पर हम लेकर के चलते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में 10,000 किलो पैडी का प्रोडक्शन हुआ, और इसी प्रकार हम ये भी कहते हैं कि मान लीजिए 10,000 जो कोकोनट है, यहां पे हमने पैडी लिया, यहां पे हमने कोकोनट लिया, कि इनका प्रोडक्शन किया गया एक समय में। अब ये तो हमने बता दिया कि इतना जो पैडी है वो पैदा हुआ, इतना कोकोनट पैदा हुआ, या दूसरी अन्य कोई चीज पैदा हुई। इसी प्रकार पूरे भारत में अलग अलग समय में उस एक साल में कितनी ही वस्तुएं पैदा की जाती हैं, उनका हिसाब लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया है कि टोटल प्रोडक्शन को नहीं देखा जाता। टोटल प्रोडक्शन इज नॉट कंसिडर्ड। एक्चुअली उनकी जो वैल्यू है प्रोडक्शन के बदले में, उत्पादन के बदले में जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसकी कीमत को जांचा जाता है या आंका जाता है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि 10,000 किलोग्राम पैडी हुआ, तो हमने इसको ये कह दिया कि ये 20 रुपए किलो के हिसाब से बेची गई। अब ये 20 रुपए किलो के हिसाब से बेची गई तो इसकी कुल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सीधी सी बात है कि ये 2 लाख रुपए हो जाएगी। जब 10,000 को 20 से गुना करेंगे तो वो 2 लाख रुपए हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 10,000 कोकोनट को बेचते हैं, मान लीजिए वो 10 रुपए के हिसाब से बेचते हैं, जो किसान है साउथ इंडिया में, वो 10,000 कोकोनट को 10 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो उसकी वैल्यू उसको क्या आ जाएगी, 1 लाख रुपए मिल जाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन को नहीं देख रहे, हम क्या करते हैं कि जब भी हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को कंपैरिजन करते हैं उसका प्रोडक्शन के मामले में, तो प्रोडक्शन नहीं देखते, ये देखते हैं कि उसका योगदान कितना है। तो अभी हम यहाँ पे अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो हमने दोनों वही चीजें ली हैं कि हमने एक धान की बात की है और हमने एक कोकोनट की बात की है। हमने ये सिर्फ कल्पित उदाहरण लिया है, एक्चुअली जो वैल्यू है वो अलग है। सिर्फ समझाने के लिए हमने इसको किया है कि जो भी वस्तु पैदा हो रही है ये नहीं देखा जाएगा कि वो कितनी पैदा हुई। एक्चुअली हमने ये देखना है कि उसकी जो टोटल कीमत है वो कितनी हुई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो इस प्रकार हमारे पास प्रोडक्शन किया सबसे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स आ गई। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है,
हमें एक सावधानी बरतनी है कि जब हम इन वस्तुओं की टोटल या इसका कुल मूल्य आंकते हैं तो हम सभी चीजों को उसमें शामिल नहीं करते। हम सिर्फ जो फाइनल गुड्स हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, उनके मूल्य को ही हम टोटल में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसान है, एक फार्मर ने क्या किया, उसने 10 रुपए किलो, मान लीजिए 20 रुपए किलो जो अपना वीट था, अपनी जो वीट की फसल है मान लीजिए, उसने, हमने 1 किलो के हिसाब से कहा, वो उसने एक ग्राइंडर को दे दी या मिल मालिक को दे दी 20 रुपए के हिसाब से 1 किलो। अब वो जो ग्राइंडर है वो क्या करेगा, इस किलो जो वीट है किलो, वो उससे आटा बनाएगा। क्या करेगा, वीट से उसको फ्लोर बनाएगा। यहां पे उसने 20 रुपए पे किया और उसने 10 रुपए उसमें वैल्यू ऐड करके उसकी कीमत जो है 30 रुपए कर दी। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि ये जो आटा था वो उसने जो बेकरी वाला बंदा था उसको बेच दिया। मान लीजिए 40 रुपए के हिसाब से उसने बेच दिया। 20 रुपए किलो किसान ने ग्राइंडर को बेचा, ग्राइंडर ने आगे 40 रुपए किलो जो है किसको बेचा, बेकरी वाले को। अब बेकरी वाले ने क्या किया, उसका ब्रेड का पैकेट बनाया। कोई भी चीज हो सकती है, बिस्कुट भी हो सकता है। मान लीजिए हमने कहा कि उसने ब्रेड का पैकेट बनाया और उसने 1 किलो में, हम 1 किलो के हिसाब से बात कर रहे हैं कि उसने 1 किलो आटा उसमें डाल दिया, यानी किलो मटेरियल उसने पूरा कर लिया और इसको 60 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। यानी 20 रुपए किलो किसान ने ग्राइंडर ने 30 रुपए किलो के हिसाब से बेकरी वाले को, और बेकरी वाले ने आगे जो है वो उसका कहते हैं जो है ब्रेड बना करके वो हाउस होल्ड को बेच दिया। जैसे हम लोग बेकरी से उठा करके अपने घर में ले आते हैं और हम अंतिम उपभोक्ता हैं। तो यानी ये जो गुड है, ये जो वस्तु है, ये अंतिम वस्तु है। हम क्या करेंगे, ये जो चीजें हैं 20, 30, 40, इनकी वैल्यू को नहीं आंकेंगे। हम सिर्फ जो अंतिम वस्तु है इसी को ही हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन में या टोटल वैल्यू में काउंट करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, फाइनल गुड्स को ही क्यों इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, डबल काउंटिंग हो जाती है और डबल काउंटिंग की वजह से जो वैल्यू है वो डबल से भी ज्यादा हो सकती है। आप समझेंगे सर आपकी बात समझ में नहीं आई, अभी समझ लेंगे। मान लीजिए अगर हम अलग अलग स्टेजेस पे इसको जोड़ेंगे, अगर हम कहेंगे पहले 20, फिर हम कहेंगे 30, फिर हम कहेंगे 40, फिर हम कहेंगे 60, तो ये मिलाकर के 90, लगभग 150 रुपए हो गया। लेकिन ये तो सारा नहीं है, लेकिन एक ही चीज चली आ रही है, पहली से लेकर के अंत तक एक ही चीज की वो चीज बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं कि ये सारा कुछ अगर बीच में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इंटरमीडियरी गुड्स हैं, आटा है या जो मिल मालिक है काम करने वाला, या उसने बना करके उसको बेकरी वाले को दिया, ये जो है इंटरमीडियरी मध्यवर्ती चीजें होती हैं। और जब भी फाइनल कैलकुलेशन की जाती है, वी सेट असाइड ऑल द इंटरमीडियरी गुड्स। हम जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनको साइड में कर देते हैं और सिर्फ हम अंतिम वस्तु का जो मूल्य है उसी को ही अपने उत्पाद में जोड़ते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब हम अंतिम उत्पाद की बात करते हैं तो हमारे पास सीधे से एक टर्म आ जाती है। आपने एक नाम सुना होगा कि जब भी हम किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापते हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। वही चीज यहां पर आ रही है कि हमने कहा था कि जो फाइनल गुड्स होती हैं उन्हीं का जो टोटल होता है उसी को ही जीडीपी कहा जाता है। अब ये जीडीपी क्या होता है, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, और हिंदी में उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ये कुल मिलाकर के जितनी भी अंतिम वस्तुएं बनी उनका कुल मूल्य दर्शाता है, और इसी को हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय आय है इसका एस्टीमेट जो है वो अलग अलग हमारी संस्था बनी हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है या दफ्तर है वो ये काम करता है। जीडीपी जितने भी हमारे पदार्थ बने हैं उनका सबको जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सबकी वैल्यू निकालता है, और उसके लिए उसे कई लोगों की मदद लेनी पड़ती है। उसके अपने विभाग हैं और उसके जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब में उसके दफ्तर है। ये CSO उनकी सहायता से ये सारा काम, सारे का सारा जो डाटा है वो उपलब्ध करवाता है, और अंत में हमारे पास GDP आ जाता है। तो इस प्रकार हम इसकी बात हम कर रहे थे कि किस प्रकार फाइनल गुड जो है वो कैसे GDP उसमें कह सकते हैं GDP बनाने में मदद कर रही है। अब उसके बाद हम करेंगे कि ये जो GDP है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, पिछले वर्षों की तुलना में आज की हम बात करें या पिछले 5-7 वर्षों की बात करें तो हम पाएंगे कि वहां पर इन तीनों सेक्टर में एक ऐतिहासिक चेंज देखने को मिल रहा है, एक हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिल रहा है। क्या कि हम देख रहे हैं कि प्राथमिक सेक्टर में पहले सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था। अगर हम यहां पे देख रहे हैं 1973-74, यहां पर हमने बनाया एक ग्राफ बनाया है। आप यहां पे देखिए हमने 2 वर्ष लिए हैं, 1973 और 1974 और 2013-14। एक तरफ हमने क्या लिखा है, वैल्यू लिखी है लाख करोड़ रुपए में, और नीचे हमने वर्ष लिए हैं, और ये GDP है तीनों सेक्टर का अलग अलग। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमारा टर्शरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा जो रेड वाला पोर्शन है वो सेकेंडरी सेक्टर को पोर्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू वाला है वो प्राइमरी सेक्टर को शो कर रहा है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं 1973-74 में कि हमारी जो कुल GDP था लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था, 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। और उसमें भी आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, सॉरी ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसका योगदान सबसे ज्यादा है 1973 में, यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बीच में ये जो लाल दिख रहा है आपको, यहां पे देख रहे हैं कि बहुत कम GDP में ये जो लाल सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, इसका जो योगदान है बहुत कम है, यानी प्राइमरी सेक्टर से भी और टर्शरी सेक्टर से भी। और जबकि जो ऊपर वाला है ये ग्रीन पोर्शन है, ये हमारा जो है टर्शरी सेक्टर को इशारा कर रहा है। हालांकि ये इंडस्ट्री सेक्टर से ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना में बात करें प्राइमरी सेक्टर की तुलना में तो अभी भी वो यहां पर कम दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, ये लगभग 40 साल के बाद 2013-14 में, अब आप यहां पर देखिए कि हमारा जो GDP था लगभग वो 52-53 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया 40 सालों के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें क्या देखने को मिल रही है कि हमारा जो रेशो था अलग अलग सेक्टर का, वो यहां पर हमें पहले की तुलना में अब टोटली अलग दिखाई दे रहा है। कैसे, यहां पे देखिए कि ये जो हमारा यहां से सिर्फ इतना बड़ा है, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है देख रहे हैं कि वो सिर्फ 2.5-3 लाख करोड़ रुपए से लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंचा है। और जबकि यहां पर आप देखिए हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था 1973-74 में, वो बढ़ करके देखिए लगभग कहां पहुंच गया है, कुल मिलाकर के अलग हिस्से में ये 12 से 15 लाख करोड़ रुपए तक। और अगर हम सबकी बात करें इसकी टर्शरी सेक्टर की, ये जो सेक्टर है देखो इसने कितना बड़ा जंप किया है। ये लगभग यहां से 27 से लेकर के अगर हम 52 के जाएं तो हम बात करेंगे कि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा
इसका जो हमारा योगदान है जीडीपी में वो हमें दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं जीडीपी में, अलग अलग सेक्टर का जो योगदान है वो कम होता जा रहा है। अगर हम बात करें, आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम यहां की बात करें कि क्यों लोग, आपको पता है कि शुरू में क्या होता था, लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे, घरों के लिए काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनाई, ऐसी कुछ विधियां अपनाई, जिसके चलते क्या हुआ कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। अब लोगों को लगने लगा कि हम यहां से अगर कुछ लोग निकल भी जाएं, किसी दूसरी जगह काम करें, तो उसमें प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार उन लोगों ने अलग अलग स्किल अपनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से अलग हिस्सों में लोग जाने लगे। उसी प्रकार धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एक्सपेंशन हुआ, फैक्ट्रियां खुल गई। पहले लोग घरों में काम करते थे, घरों में छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री थी, लेकिन बाद में क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां और जो कारखाने खुले, और लोग जो खेतों में काम करते थे वो भी वहां पर 8 घंटे लगा करके अपना काम करने लगे, और उससे उनका योगदान जो था धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से कहां पर जा रहा है, यहां पर जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन उसके बाद और 100 सालों के बाद वहां पे क्या हुआ कि जो जीडीपी में हमारा जो रेशियो था वो और बढ़ गया। देखिए यहां पे कितना एकदम जंप किया। अब प्रश्न क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, क्यों ये जो राइजिंग हो रहा है, आखिर इसके पीछे कौन से कारण है, टर्शियरी सेक्टर में इतना ज्यादा योगदान क्यों हो रहा है, इसके पीछे हम 3-4 बातों की बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो सर्विस सेक्टर है या टर्शियरी सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सी सेवाओं को शामिल कर लिया गया है। जैसे देखिए कि पहले तो हम सिर्फ छोटी बहुत ही कम सर्विसेज होती थी। आज के समय में क्या हो रहा है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे वो आर्मी है, या अन्य प्रकार की कितनी सेवाएं जो इसके साथ जुड़ गई हैं, और जुड़ने के साथ साथ उनमें संख्या भी बढ़ गई है। वो हम आगे वाले हिस्से में जब करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी उसमें कितना ज्यादा हो चुका है। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो नेचुरली प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से भी एक मुख्य कारण ये है। अब दूसरा कारण ये है कि यहां पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का भी क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है, उनका प्रोडक्शन हो रहा है। ज्यादा होगा तो टर्शियरी सेक्टर को भी ज्यादा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड की सर्विस ज्यादा होगी, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो ज्यादा होगी, और इस प्रकार और भी अन्य कई चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है डेवलप होने से टर्शियरी सेक्टर को भी डेवलपमेंट मिलती है। तीसरी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब इस प्रकार वृद्धि हो रही है, लोगों की आय में जेबें भर रही हैं या पैसे में वृद्धि हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो नेचुरली लोग क्या करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे हम वीकेंड होता है, कई लोग बाहर चले जाते हैं, कोई फिल्म देखने जाता है, कोई खाना खाने चला जाता है, कोई गाड़ी में बैठ करके घूमने चला जाता है। ये सारे सेक्टर कौन से हैं, सर्विस सेक्टर ही तो हैं। तो वहां पर उससे क्या होगा, ये सारे का सारा जो पैसा है सर्विस सेक्टर में जाएगा, और लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत इनकम है, इसलिए वो सारे लोग सर्विस सेक्टर की तरफ दौड़ते चले जाएंगे, और इस प्रकार जो सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे जंप कर रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इसकी है टर्शियरी सेक्टर में वृद्धि होने की या राइजिंग हो रहा है, उसके अंदर आईटी का आना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना। आप देख रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, मोहाली है, हैदराबाद है, देखो जगह जगह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुल गए हैं। क्यों? वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, वो सारे सर्विस तो प्रदान कर रहे हैं, स्किल्स हैं उनके अंदर, वो क्या कर रहे हैं, अपने कह सकते हैं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बना करके उसको बेच रहे हैं। तो यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सर्विस सेक्टर में है और वो उससे कमाई कर रहा है, और इसी वजह से लोग जो है सर्विस सेक्टर में जुड़ते जा रहे हैं। उससे जुड़ने से क्या हो रहा है कि जीडीपी में जो उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमने क्या किया है कि जो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो हमने देखने का प्रयास किया है कि तीनों सेक्टर में कंपैरिजन क्या आ रहा है, प्रोडक्शन के मामले में कैसे कि वो
कैसे हम उसका वैल्यूएशन करते हैं, कैसे हमने जीडीपी कहते हैं कि जो फाइनल वैल्यूएशन होता है वही जीडीपी होता है। फिर हमने ये बताया कि जो जीडीपी होता है उसको कैलकुलेट कौन करता है। फिर हमने ये बताने का प्रयास किया कि जो ये जीडीपी है कैसे समय के अनुसार बदल रहा है, पहले किस क्षेत्र का योगदान था और अब किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता जा रहा है। फिर उसका हमने कारण भी बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले हिस्से में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन तीनों सेक्टर का जो रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार असर पड़ रहा है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।